क्या मतलब है तुम जो डिफेंस पैक्ट साइन करके बैठे हो। तो इन्होंने कहा होगा भैया कि अरे सर वो हमारे ऊपर अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, उसके लिए आपने तो कुछ भेजा नहीं। तो उन्होंने कहा चुप, ये ख्वाजा आसिफ जो खबीज का बच्चा है, ये पागल का बच्चा, ये बोल रहा है कि भैया अब हम जाकर के ईरान पे कुटाई करने वाले हैं, ईरान की कंबल कुटाई करना चाहते हैं। एक मुस्लिम ममालिक दूसरे मुस्लिम ममालिक से जाकर के आपस में भिड़ेगा, भिड़ंत करेगा, अच्छा लगेगा। मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि पाकिस्तानी आर्मी अगर ईरान के ऊपर अटैक करती तो ईरान कुत्ता बना देगा पाकिस्तान का। अभी भी ऐसा होगा कि दुश्मन देख करके कांप जाएगा, जो आज तक उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। हम इस पावर से अटैक करने वाले हैं। अगर आपको लगा था ना कि भाई ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव जा रही है वॉर, तो दोस्तों ये तो केवल ट्रेलर था। अब देखना शुरुआत तो असली अब होगी, जब एयर डिफेंस डिप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर बराजेज आने शुरू होंगे और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होगा वो देख करके हैरान होने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है और जहां पे सोचा गया था कि ईरान को कंटेन कर लेगा यूएसए और इजराइल, ईरान हर एक स्ट्राइक का बहुत ही बढ़ चढ़ के जवाब दे रहा है। ईरान ने जिस तरीके के प्रिसीजन के साथ और जिस तरीके की कैपेबिलिटी दिखाते हुए स्ट्राइक करी है, उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे के पूरे यूरोप इंक्लूडिंग यूएसए को सोचने पे मजबूर कर दिया है। दोस्तों, यूएसए का हिट इतना बड़ा है कि उसको अपने मिलिट्री के लिए रेनफोर्समेंट मंगानी पड़ रही है, और वो भी उन जगहों से जहां से उसने उम्मीद भी नहीं करी थी। मतलब साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज से, जापान के आसपास उसके जितने भी बेस है, वहां से रेनफोर्समेंट मंगाई जा रही है। लेकिन वहीं पे ईरान ने कुछ बहुत ही तगड़ा कर दिया और ईरान ने इजराइल को अंदर से कपकपा दिया। और दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, उससे बड़ा मजाक इस दुनिया में आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान का दुख इस लेवल पे बढ़ चुका है कि एक तरफ से तो यूएसए पीट रहा है उसे और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और बीएलए बजा रहे हैं। फिर से ऐसी क्या हरकत कर दी कि पाकिस्तान की आंखों में आंसू आ गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ। वीडियो आज की दोस्तों थोड़ी सी लंबी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी चीजें बताने वाला हूँ कि इस युद्ध के अंदर बेसिकली चल के आ रहा है और किस तरीके से। अब पूरे एक बड़े रीजन की एंट्री इसमें होने वाली है, यहीं पे मिडिल ईस्ट के अलावा इसके अंदर कुछ और कंट्रीज भी जुड़ने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई अभी भी जारी है और इस टाइम पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी वहां पे लड़ाई चल रही है। तो भैया, ईरान और यूएसए और इजराइल के चक्कर में इनको मत भूल जाना, इनकी लड़ाई अभी भी चल रही है, बस आपको ये याद दिलाना था। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने ये फोटो देखो दोस्तों, ये जो ट्विटर का पोस्ट है इसमें मेंशन किया गया कि बीएलए ने कुछ टाइम पहले, आपको मैंने बताया था कि कुछ इनके पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर कर लिए थे जिनका काउंट 7 के अराउंड था। इनकी वीडियोस आई थी, बकायदा अपने आईडी कार्ड लेकर के बता रहे थे कि भाई हम तुम्हारे ही बंदे, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इनको डिनाई कर दिया लेने से और कहा कि हमारे बंदे हैं ही नहीं। अब भाई पाकिस्तानी आर्मी को जो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था वो टाइम हो गया पास और अब इन लोगों को मार दिया गया है। बीएलए ने इन लोगों को मार दिया है और इन सोल्जर्स को खत्म कर दिया गया। मतलब दोस्तों, बीएलए का जो ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान पे जो इलीगली उन्होंने कब्जा करा हुआ है, उससे फ्रीडम पाने के लिए, वो अभी भी जारी है। और वहीं दूसरी तरफ अफगान बहुत अच्छे से ठोक रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि भैया सऊदी ने घंटा खटखटा दिया है कि भाई ऐसा है, तुरंत तत्कालीन प्रभाव से तुरंत अपने ट्रूप्स यहाँ भेजो और एडी यहाँ भेजो। क्या मतलब है तुम जो डिफेंस पैक्ट साइन करके बैठे हो। तो इन्होंने कहा होगा भैया कि अरे सर वो हमारे ऊपर अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, उसके लिए आपने तो कुछ भेजा नहीं। तो उन्होंने कहा चुप। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत इनसे कह दिया कि चुप, मुंह से एक शब्द बाहर ना निकल जाए। और उसके बाद भैया ऐसा है, बिना किसी देरी के पहले तो एयर डिफेंस भेज यहाँ पे मुनीर, और फिर तू अपने सैनिक भी भेजेगा। तो भैया पाकिस्तान तैयार हो गया है, पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस भेजेगा। पर पहले तो मुझे दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस पाकिस्तान में खुद काम नहीं करता तो सऊदी अरेबिया जाके कौन सा ही तीर मार लेंगे, वहां बेचारे सऊदी अरेबिया की लंका न लग जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान को ट्रूप्स कमिट करने पड़ेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर। और दोस्तों, ये सब किसके लिए हो रहा है? ये सब एक मुस्लिम ममालिक पे अटैक करने के लिए हो रहा है जो फलस्तीन के साथ में खड़ा हुआ करता था। मतलब फलस्तीन का जो साथ दिया करता था वो देश था ईरान। अब ईरान पे अटैक करने के लिए सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान। और दोस्तों, ये पाकिस्तान का सपोर्ट सऊदी अरेबिया को तब होगा जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के जो शिया मुसलमान थे उनको गोली से मार दिया गया है। मतलब हिपोक्रेसी देख रहे हो दोस्तों पाकिस्तान की किस लेवल पे पहुंच गई है। मतलब मुझे लगता है लिटरली पाकिस्तान की हिपोक्रेसी छत फाड़ के बाहर निकल चुकी है, कहीं दूर बिल्कुल। दोस्तों, मैं ना आपको ये आर्टिकल दिखाता हूँ, ये आर्टिकल देखो और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि बकायदा ख्वाजा आसिफ ने बोला क्या है इसके अंदर। इसमें दोस्तों पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो बोलता है डिस्पाइट ईरान रेडीनेस फॉर अग्रीमेंट, अ वॉर हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन अस एंड इट्स एजेंडा ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ज़ायनिस्ट इंक्लूड्स ब्रिंगिंग इजराइल्स इन्फ्लुएंस राइट अप टू द पाकिस्तान बॉर्डर। द जॉइंट
single point agenda of Afghanistan, Iran and India will then be enmity towards Pakistan, making our borders insecure, surrounding us with enemy from all sides and turning Pakistan into a vassal state. It is necessary for all 250 million Pakistanis, regardless of their political and religious affiliation, to understand this conspiracy and the intention ऑफ आर इटर्नल एनिमीज। दोस्तों इस बात को समझना कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भैया ज़ायनिस्ट रजीम जो है उसने वॉर हम पे लाके मुसल्लत कर दिया और इस वजह से अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया अब हम पे अटैक कर सकते हैं, तो हमें अब ईरान पे अटैक करना पड़ सकता है। मतलब सीधी सी भाषा, सीधी से शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, ये कहना चाह रहा है कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, हम ईरान की टुई तोड़ेंगे। अब ईरान की अगर ये टुई तोड़ेंगे तो इनके अंदर रहने वाले जो शिया हैं, क्या वो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी एलीट की टुई तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। वो भी उस टाइम पे दोस्तों जब इन्होंने 2 दिन पहले जनाजा निकाला हो कम से कम 24 लोगों का। किस लिए? क्योंकि उन्होंने भैया यूएस की एम्बेसी में जाके प्रदर्शन किया था। यहाँ बीच में माथे पे टिक्की मारी है बिल्कुल बिंदिया की तरह और ऐसे गोभी खोल दी थी, ऐसा किया था इन्होंने। और उसके बाद ये ख्वाजा आसिफ जो खबीज का बच्चा है, ये पागल का बच्चा, ये बोल रहा है कि भैया अब हम जाकर के ईरान पे कुटाई करने वाले हैं, ईरान की कंबल कुटाई करना चाहते हैं। एक तो मेरा सवाल ना भाई, एक तो पाकिस्तानियों तुमसे है और दूसरा भारत में रहने वाले जो पाकिस्तानी बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया ऐसा है, किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से? किसके लिए आज़ादी मांग रहे थे? किसके लिए कह रहे थे कि मेरा खमेनेई शेर है? अरे भैया ठीक है, आपका खमेनेई शेर होगा, उसमें हम डाउट नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। बट अब यार ये तो बताओ कि आपके खमेनी के जो देश था उसमें तो पाकिस्तान अटैक करने जा रहा है, तो क्या आप पाकिस्तान से उसी तरीके से प्यार करोगे या उसी तरीके से पाकिस्तान से दुलार करोगे जैसे अब तक करने आ रहे थे? और पाकिस्तानियों मुझे तुम बताओ, क्या तुम अपनी गवर्नमेंट, अपनी आर्मी के खिलाफ कुछ बोलोगे? अरे कब खोलेगा रे तेरा खून फैसल यार? क्या बैठा बैठा वहां पे रोटियां तोड़ता रहता है फ्री की? तेरा खून कब खोलेगा? खोला अपना खून, निकल बाहर, पता लगे, बात रख अपनी। मैं तो उससे सिंपल भाषा में ये कह रहा हूँ, जा करके अपनी गवर्नमेंट से पूछ तो सही कि भाई करने क्या वाले हो ईरान के साथ और क्यों करने वाले हो? क्योंकि तुम तो भाई फिलिस्तीन का साथ देते थे और ईरान फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, और ईरान भैया शियाओं का बहुत बड़ा देश है और मुस्लिम ममालिक है। अब एक मुस्लिम ममालिक दूसरे मुस्लिम ममालिक से जा करके आपस में भिड़ेगा, भिड़ंत करेगा, अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा तो बता दे भैया मुझे, नहीं लगेगा ना, या लगेगा? कमेंट में बताओ, मुझे ऐसे सुनाई नहीं दे रहा, कमेंट में बताओ। पर पाकिस्तानियों खैर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ईरान पे अटैक करने जाओगे ना तो भी तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब अभी का जो ईरान है, जो टूटी हुई फूटी हुई कंट्री बन चुका है भाई, वो भी तुम्हारी बहुत गलत पिलाई कर देगा और तुम उससे भी नहीं बच पाओगे। तुम्हारी आर्मी वहां भी सरेंडर कर देगी। मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि पाकिस्तानी आर्मी अगर ईरान के ऊपर अटैक करते तो ईरान कुत्ता बना देगा पाकिस्तान का, अभी भी। और एक बार तुम करके देखो, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी अगर आसिम मुनीर ने 1% भी ये करने की कोशिश करी। देखो पाकिस्तान के बेसिस तो यूज हुए हैं खूब, यूएसए के लिए इन्होंने रैकी करके दिए, इन्होंने अटैक भी करवाए ईरान पे, लेकिन अगर भैया अब तुम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में घुसना चाहते हो ना तो ट्राई करके देख लो, तुम्हारी मर्जी है। और मुझे पता है तुम्हारे गाल पे ईरान जब झापड़ मारेगा ना तो आसिम मुनीर की गर्दन टॉं हो जाएगी बिल्कुल। अब दोस्तों मैं ना आपको ईरान लेके चलता हूँ कि ईरान ने एग्जैक्टली क्या किया है। देखो दोस्तों, जब से ईरान के ऊपर अटैक किया है इजराइल ने और यूएसए ने, तो ईरान बेलगाम घोड़े की तरह हर दिशा में हाँक रहा है। जहां दिल लगता है, जहां मन लगता है, वहां मिसाइल फेंक देता है। कभी यूएई पे फेंक रहा है, कभी सऊदी पे फेंक रहा है, कभी जॉर्डन पे फेंक रहा है, कभी बहरीन पे फेंक रहा है, कभी कतर पे फेंक रहा है, कभी कुवैत पे फेंक रहा है, कभी इजराइल पे फेंक रहा है, बस पाकिस्तान पे नहीं फेंक रहा। पता नहीं ये पक्षपात क्यों ही कर रहा है ईरान भाई, वहां पे भी मारो यार। अगर देखो हम बराबरी की एडवोकेसी करते हैं, अगर आप इतना सब कुछ बांट रहे हो तो पाकिस्तान में भी बांटो यार। पाकिस्तान को क्यों वंचित कर रहे हो? और जहां पे फ्री में कुछ चीज मिलती है तो पाकिस्तान पहले पहुंच जाता है लेने, आप तो फ्री में ही बांट रहे हो ना, दो यार पाकिस्तान को भी दो। पर चलो मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्तों। मुद्दे की बात यह है कि ईरान ने पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है। ये अरामको की ऑयल रिफाइनरी हुआ करती थी, ये सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी है जिसको हिट कर दिया और इसका प्रोडक्शन इस टाइम पे हॉल्ट हो गया। और इसका मतलब ये है सीधी भाषा में कि पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई पे अफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है पूरा वर्ल्ड के लिए। इकोनॉमी की भाषा में बोलूँ तो ये समझ लेना कि भैया आने वाले टाइम में ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या देता हूँ, मोदी जी एक काम करो, रशिया से थोड़ा सा ऑयल जाकर के ले आओ, हम अपना प्राइस क्यों बढ़ाएं और अपना खून क्यों जलाएं? ये तो जला ही रहे हैं पाकिस्तानी बैठे हुए, अपना इनका जलने दो, पूरे मिडिल ईस्ट का जलने दो, यूरोप का जलने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है भैया। आप एक काम करो, जाओ और रशिया से ऑयल लेकर के आ जाओ, सीधी सी भाषा में। पर दोस्तों सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि लड़ाई देखो इजराइल से हुई थी और यूएसए हुई थी, इनके बेसिस है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, कुवैत में है, बहरीन में है, हर जगह है, इराक में भी बेसिस है। लेकिन
पूरे इतने टाइम के दौरान ये जो पूरा डेकेड्स का पीरियड गया है खमेनी की रिजीम का, उसमें ईरान ने कभी भी इस तरीके से सऊदी अरेबिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया और किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे टारगेट नहीं किया। ये दोस्तों इतने सालों में पहली बार हुआ है कि जब ईरान ने डायरेक्टली किसी गल्फ कंट्री को इस तरीके से डायरेक्ट टारगेट किया और इतनी बड़ी डायरेक्ट हिट दी है, जहां से उनको इकोनॉमिकली नुकसान तो है ही है, पर एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके विल पे भी एक अटैक है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में सऊदी बिल्कुल शांत बैठेगा, और सऊदी का इसको लेकर के स्टेटमेंट भी आ चुका है कि सऊदी विल रिटेलिएट। अब देखना ये है कि जब ईरान के ऊपर सारे के सारे मिडिल ईस्ट देश ये बोल रहे हैं कि भाई यूएई भी बोल रहा है कि वो भी अटैक करेगा, सऊदी भी बोल रहा है वो अटैक करेगा, कतर ने भी ये चीज़ बोली है, तो क्या वहाँ पे ईरान जैसे देश के लिए, जो एक छोटा सा देश है और इतना फॉरवर्ड भी नहीं है और इतना मॉडर्न भी नहीं है वो देश, तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईरान इन सारी कंट्रीज के सामने कहीं पे स्टैंड भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों कहते हैं ना कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता, तो एग्जैक्टली यही हुआ कि जैसे ही सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब के वार्निंग्स आने शुरू हुए और फिर इजराइल ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा बैराज छोड़ा पूरे के पूरे मिसाइलों का, जो ईरान की सिटी में जाकर के गिरा और जिसमें इन्होंने इनके लगभग 50% लॉन्चर्स तबाह कर दिए, मतलब जो इनके मिसाइल्स के लॉन्चर्स होते थे वो तबाह कर दिए, इनकी नेवी को तबाह कर दिया। इस युद्ध के शुरू होने से पहले इनके पास 12 नेवी के जहाज होते थे और आज के टाइम पे ईरान के पास 0 नेवी के जहाज है। तो ये समझ लो इतना बड़ा हिट किया था और ईरान को काफी हद तक इन्होंने क्रिपल कर दिया। लेकिन और दोस्तों यहाँ पे अगर ईरान की नहीं टूटी है तो वो है ईरान की विल। ठीक है, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की है जो हर बार टूटती रहती है। ईरान की भैया विल है और यहाँ पे ईरान की विल अभी तक नहीं टूटी है। तो एक बात समझ लो, ईरान ने वो किया है कि भाई हम बहुत ही ज्यादा अग्रेशन से अटैक करेंगे और आने वाला अटैक ऐसा होगा कि दुश्मन देख करके कांप जाएगा, जो आज तक उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। हम इस पावर से अटैक करने वाले हैं। तो समझ लो किस बड़े तरीके से ईरान अपने आप को तैयार कर रहा है और बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पे कोई डर्टी बॉम्ब वगैरह यूज किया जा सके। मैं होप करता हूँ कुछ ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरीके से बातें बाहर निकल के आ रही है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उस तरीके से एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि दोनों साइड जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा अब इस वॉर को सीरियसली लेने लगी और ये वॉर अब बहुत लंबा चलने वाला है। यहीं पे इसी बीच यूएसए से एक मैसेज आता है जिसमें क्लियरली बोला जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भैया ऐसा है, 15 देशों को हम चिन्हित कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के, और तुरंत के तुरंत यहाँ से जितने भी अमेरिकी नागरिक है बाहर निकल जाओ, बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ये समझ लो फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इजिप्ट जितनी भी कंट्रीज आती हैं भैया आपकी सारी की सारी गल्फ रीजन के अंदर सबसे बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया अमेरिकन को। और ये इंपॉर्टेंट भी था। देखो यहाँ पे एक तो चीज ये है कि अब अमेरिकन ना कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देखो अब एक बात समझना दोस्तों, अमेरिकन ना कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। इसके दो रीजन है। पहली चीज तो ये कि भले ही आपका स्टेट अमेरिकन को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, पर वहां पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस है, वो काफी हद तक एंटी अमेरिका रहता ही है। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ज्यादातर ऐसा होता है, अपार्ट फ्रॉम यूएई एंड सऊदी अरेबिया, वो थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड है, और कतर को भी आप एक तरफ से थोड़ा सा हटा सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज में अमेरिकन बिल्कुल भी सेफ होते नहीं है। तो उनको उन्होंने पहले से ही डायरेक्टिव दे दिया और मोस्ट लाइकली दे आर ऑल्सो वैकेटिंग देयर एम्बेसीज, वो वहां से अपने स्टाफ को भी वापस बुला रहे हैं। इसका मतलब ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि भाई ये जो वॉर है ना, अब अपने दूसरे फेज में जा चुकी है और अब आपको वो चीज देखने को मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लगा था ना कि भाई ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव जा रही है वॉर, तो दोस्तों ये तो केवल ट्रेलर था। अब देखना शुरुआत तो असली अब होगी जब एयर डिफेंस डिप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर बराजेस आने शुरू होंगे और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होगा आप वो देख करके हैरान होने वाले हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे केवल यही प्रे करता हूँ कि फटाफट से ये वॉर रुक जाए, क्योंकि भैया कहीं पे भी वॉर हो डिस्ट्रक्शन ह्यूमैनिटी का ही होता है एट दी एंड। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब आने वाले टाइम में इनके एयर डिफेंस डिप्लीट हो जाएंगे, तो ये चीज सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली यूएसए के साथ। यूएसए का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टीपल कंट्रीज में डिप्लॉयड है, वो यूएई में भी है, कतर में भी है, सऊदी में भी है, बहरीन में भी है, लेकिन कहीं पे भी आपको 100% रिजल्ट तो मिलते ही नहीं है। लेकिन भाई जिस तरीके का डेवस्टेशन इन कंट्रीज में हुआ है सऊदी अरेबिया के एसेट्स के ऊपर, वो भी ईरान की उन मिसाइल से जो यूएसए की मिसाइल्स के आगे लगभग 70% कैपेबिलिटी पे भी नहीं आती हैं भाई। तो ये सोचने वाली बात है बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से एयर डिफेंस को ब्रीच किया है ईरान ने। और अभी तो ये शुरुआत का फेज है, असली मिसाइलें तो इनकी अभी आनी शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो ये छोटे मोटे ड्रोन भेज रहे हैं, जो असली मिसाइलें अब आएंगी तब क्या ही सिचुएशन बनेगी। और ये जो फेलियर देखने को मिला है ना एक छोटा सा, इसी वजह से यूएसए मजबूर हो गया है कि वो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से अपने एसेट जो एयर डिफेंस के उनको मूव कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, कि भाई अब हमें जरूरत है तो वहां से भी मंगाओ और वहां से भी मंगाओ। लिटरली ये हालत चल रही है। यूएसए साउथ कोरिया से अपने एयर डिफेंस के एसेट्स को मंगा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। यहाँ ना दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि इतने सारे एयर डिफेंस की जो यूनिट्स हैं उनको मूव करवाना मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे रीजन से, ये आपको क्या समझाता है? आप एक बात समझो, यहाँ पे क्लियर इंटेंशन दिखाता है यूएसए की कि किस तरीके से यूएसए इजराइल के थ्रेट को बहुत ज्यादा सीरियसली
और रियल थ्रेट में कंसीडर कर रहा है और ये मानता है कि भाई ये सस्टेनेबल थ्रेट हो सकता है हमारे साथ, तो इसलिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलने चाहिए। जब मैं साउथ कोरिया का नाम लेता हूँ ना, तो आप एक बात समझ लेना, साउथ कोरिया ना पूरे यूएसए के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उस रीजन से अपने मेन एसेट्स को विड्रॉ करके दूसरी जगह पे लेके आना बहुत बड़ा सिग्नल है कि मतलब किस तरीके से और किस लेवल पे ईरान को ये लोग सीरियसली ले रहे हैं और किस तरीके से ईरान को आगे चल के एक बहुत ही भीषण रिप्लाई दे सकते हैं। मतलब समझ लो कि ये वॉर अगर लंबी चली तो ये बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग होगी और ईरान लिटरली, शायद दोस्तों आप ईरान की वो शक्ल इमेजिन नहीं कर पाओगे अभी कि जो इस वॉर के बाद निकल के आने वाली है यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से सारे के सारे समीकरण और सारे के सारे देश मूव कर रहे हैं एक साथ ईरान के अगेंस्ट, वो ईरान को कहीं ना कहीं मतलब सोचने पे मजबूर कर रहा होगा वहाँ पे IRGC की भी ब्रास्को की कहीं उन्होंने गलत मूव तो नहीं ले लिया सारे देशों पे एक साथ अटैक करके। क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने UAE पे अटैक कर दिया, कतर पे अटैक कर दिया, कुवैत पे अटैक कर दिया, बहरीन पे अटैक कर दिया, जॉर्डन पे अटैक कर दिया, सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया। और दोस्तों यही नहीं, साइप्रस में भी कुछ बम फोड़ दिए गए हैं। अब साइप्रस के अंदर ग्रीस की नेवी तक आ चुकी है और वहां पे ऑलरेडी यूके की जो रॉयल एयरफोर्स है वो तो पहले ही बैठी हुई थी। दोस्तों इस बीच में एक खबर आई कि अमेरिका के जो 3 जहाज है F-15 वो शूट डाउन हो गए और तुरंत जाकर के ईरानियों ने इस बात का क्लेम कर दिया कि भाई हमने मार के गिराए हैं और भाई हमने ना इनके पायलट्स को भी कैप्चर कर लिया। बाद में अमेरिका की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ये भाई फ्रेंडली फायर हो गया था, तो उनके जो AD है मतलब उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी ने ही इनके जहाज की जाकर के पुंगी बजा दी। अब भैया इनके AD ने ही जाकर के इनके जहाज की अगर पुंगी बजा दी है तो भैया वहाँ पे पैराशूट भी निकला होगा, वहाँ पे उसका पायलट भी निकला होगा, तो भैया उनकी भी वीडियो आ गई। पहले इस चीज को नैरेटिव में ईरान ने बहुत ही यूज किया, पर फिर बाद में जाकर के इसको काउंटर भी कर दिया कि भैया वो उनका अपना ही फ्रेंडली फायर था, इनके अपने कंट्री के अंदर कुवैत के पास में मतलब एयरबेस था, वहीं पे इनका फ्रेंडली फायर हो गया बहरीन के अंदर। भैया मतलब ये समझ लो दोस्तों कि इनके AD ने इनके जहाज की पुंगी बजा दी और फिर वहां से भैया पैराशूट निकल के इनके जो पायलट थे वो भी निकले और फिर उनको भी पकड़ा गया। तब जाकर के ईरान का जो पूरा IW था वो बस्ट हुआ एक तरीके से। पर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर अमेरिका जब ऑपरेट कर रहा है अपने ही बेसिस में अपने एयर डिफेंस को और अपने एयरक्राफ्ट को, तब वो एक दूसरे का निशाना बन सकते हैं। तो भाई जब हम इसे खरीद के लाएंगे तो क्या ये वाकई में ही एक बढ़िया चीज रहेगी और बढ़िया डिसीजन रहेगा अमेरिका का सामान खरीदना? तो यहाँ पे इस तरीके की मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस आने शुरू हो गए हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सेटबैक अमेरिका को ये नहीं लगा कि भैया उनके ग्राहक कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, उन्हें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा उनका सेटबैक ये है कि भाई इस चीज को जब वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे डिस्कस करेंगे, अपने पॉलिसी लेवल पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिलेगा। और ट्रंप को ना उसी चीज की घबराहट हो रही है, इसलिए ट्रंप आकर के टीवी पे और दोस्तों उनका जो चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ है भाई वो आकर के सीधा सीधा मतलब ये भाषण दे रहा है, ये अपनी स्पीच दे रहा है कि वी आर टेकिंग दिस वॉर वेरी सीरियसली, इट कैन बी अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। मतलब वी आर रेडी अगर ये वॉर बहुत लंबी होती है। पहले बताया जाता है कि 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर उसके बाद इजराइल ने अपना स्टैंड चेंज किया, बोला कि 4 हफ्ते का वॉर हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की लिटरली भाषा ये है कि ये अगर अनिश्चित काल तक भी चलता है ना वॉर, तब भी हम इसको सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हैं और हम इस तरीके से। अब एक बात समझो, अगर डोनाल्ड ट्रंप आकर के खुद से ये बोल रहा है कि भाई अगर ये वॉर कितना भी लंबा चले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सस्टेन कर सकते हैं आराम से, तो सोच लो अमेरिका कहाँ फंस चुका। और अमेरिका क्या उसी जाल में फंस चुका है जिस जाल में अमेरिका कभी फंसना ही नहीं चाहता था। पर दोस्तों यहाँ पे मैं ना वो चीज बताता हूँ आपको जो अब तक आप लोग इंतजार कर रहे थे कि वो ऐसी क्या चीज है जो ईरान बना रहा है और जिस चीज का ईरान ने धमकी दी है कि भाई ये सारी चीजें ना पूरी दुनिया आपको बदल देगी और ये सारी चीजें ना इन सबको मतलब नाच नचा देगी। जो ईरान ने इनको धमकी दी है कि आपने आज तक ऐसी तबाही देखी नहीं होगी जो हम करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आप एक चीज समझ लो दोस्तों, आज सवेरे एक भूकंप आया था ईरान के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है इसलिए वहां पे भूकंप आया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने कुछ अपने सिग्नल्स भेजे, उनके पास एक ऐसा हथियार है जहां चाहे वहां पे वो लोग भूकंप ला सकते हैं। तो ईरान ने अंडरग्राउंड जो बंकर है उनको ध्वस्त कर दिया वो भूकंप ला करके। दोस्तों मुझे इन दोनों में से कुछ चीज नहीं लगती, मुझे ये लगता है यहाँ पे लिटरली इन्होंने जो भूकंप आया है इन्होंने कुछ ना कुछ टेस्ट किया, बट वो न्यूक्लियर नहीं है, बट वो बहुत हाई पावर और हाई फ्रिक्वेंसी का कोई बॉम्ब है। यहाँ पे अमेरिका के पास भी एक ऑप्शन है कि अमेरिका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी यहाँ पे गिरा सकता है ईरान के ऊपर। पर बात समझ लो, उसे गिराने के लिए उनको C-17 जैसा एयरक्राफ्ट चाहिए, और वो एक एक्टिव वॉर एरिया में लेके आना विदाउट एनी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर सपोर्ट के साथ भी आते हैं,
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका लॉन्च सक्सेसफुल हो पाएगा उस मिसाइल को गिराने का, क्योंकि ईरान के पास अपना असला अभी भी बहुत है और वो नीचे से टारगेट कर सकते हैं इजीली। मतलब वो एयर डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो सीधा आसमान में देखेंगे ना जहाज को और उसको मारेंगे तो उसको भी डायरेक्टली वो टारगेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराना इतना आसान नहीं होने वाला इनके लिए, और यहाँ पे इसी वजह से अब तक आपको B2 बॉम्बर्स भी देखने को नहीं मिले। पहले दोस्तों कोशिश ये की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से कि भाई जितना भी एडी है एक दूसरे की कंट्रीज का वो पहले डिप्लीट कर दो, और उसके बाद जो नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक आएगा उसमें पूरा डिस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। और दोस्तों केवल यही नहीं है कि ट्रंप ने ये बोल दिया कि अनिश्चित काल तक चलेगी तो हम इसको सर्वाइव करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों अब ट्रंप ये चाहता है कि इसमें नेटो भी इन्वॉल्व हो। अब ट्रंप ये चाहता है कि भाई अगर ये वीक्स तक चल रही है वॉर तो इसमें नेटो को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सारा खर्चा मैं अपनी जेब से क्यों करूँ? देखो इसके दो रीजन है। पहली बात तो ये कि तुर्की जो है वो नेटो का पार्टनर है, और दूसरी बात ये यूके ऑलरेडी इसमें पार्ट दिखा रहा है, डिफेंसिव पार्ट दिखा रहा है, पर दिखा रहा है। फ्रांस भी इसमें हल्का फुल्का डिफेंसिव पार्ट दिखा रहा है, लेकिन पूरा नेटो इसमें सम्मिलित नहीं है। अब अगर ये इनको सम्मिलित कर लेता तो जो पूरे वॉर का खर्चा है वो आपस में बट जाएगा। मतलब ट्रंप कितना चालाकी से खेल रहा है कि जब नेटो को सस्टेन करने की बात थी तब तो ये बैकआउट कर गया। अब जब वॉर की बात आ रही है तो कहता है कि भैया हम तो नेटो वाले हैं, तो चलो एक काम करो, सब आ जाते हैं, जमात लगाते हैं और साथ में बैठ करके पढ़ेंगे जो भी पढ़ना है अपना। वो पढ़ते हैं ना ये लोग, क्या कहते हैं उसको, बाइबल के कोई वर्स होते हैं वो सब पढ़ते हैं ये लोग। और दोस्तों अगर गलती से नेटो ये बात मान जाता है या फिर मान गया तो दोस्तों पहली बार होगा डेकेड्स के बाद कि भाई नेटो किसी एक्टिव वॉर में इतना फुल फ्लेज तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी अगेंस्ट वन सिंगल कंट्री। मतलब ये ऑड्स आप देखो कितने ज्यादा अलग हैं और कितने डिफरेंट है कि पूरा एक तरीके से विश्व एक साथ हो गया और एक कंट्री एक साथ हो गई। ये थोड़ा सा आपको देखा हुआ सा नहीं लग रहा पहले कभी हिस्ट्री के अंदर की वर्ल्ड वॉर के अगर लेवल पे जाओ तो आपको थोड़ा सा वैसा सही दिखेगा ये। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए मुझे, आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले टाइम में नेटो इस वॉर के अंदर फुल फ्लेज या कंप्लीट तरीके से पार्टिसिपेशन लेगा या नहीं लेगा? आप लोग मुझे अपना जवाब कॉमेंट्स में देना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।